मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की उसमें हम लोगों ने ये देखा कि मौर्य काल में जो शासक आए ठीक मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके कार्य क्या क्या थे और अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं और मौर्यों के विषय में जानकारी के सोर्स क्या है। ठीक है, इतनी हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की। आज हम लोग जो बात करेंगे वो मौर्य प्रशासन की बात होगी। मौर्यकालीन प्रशासन की बात होगी। और जब हम मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है इस प्रशासन को जानने का स्रोत, और स्रोत में सबसे पहले अर्थशास्त्र। किसकी बुक? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, अन्य भी इनके बहुत से नाम मिलते हैं। ठीक है, चाणक्य, इनकी बात होती है। जब हम अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कहते हैं नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन भारत में राजनीति पर यह पहली पुस्तक है राजनीति शास्त्र की, विशुद्ध राजनीति शास्त्र की यह पुस्तक है। और इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस इससे की जाती है, और ये पुस्तक में द प्रिंस मैकियावेली की है, इसलिए कौटिल्य को भी भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो है संस्कृत में, लिखा संस्कृत में गया है। इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। कुल 6000 श्लोक हैं। अधिकरण या अध्याय की जब बात करते हैं तो कुल 15 अधिकरण हैं। ठीक है, और प्रकरण यानी टॉपिक की बात करें तो 180 टॉपिक दिया गया है अर्थशास्त्र में। इसकी जो लिखने की शैली है वो है सूत्र शैली। लिखने की शैली सूत्र शैली, या इसे अन्य पुरुष शैली भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी जो अधिकरण हैं ये 15, इन 15 अधिकरणों में अलग अलग बात की गई है। जैसे पहला अधिकरण जो है उसमें राजस्व की बात की गई है कि शासक को कितना राजस्व लेना चाहिए, कितना उसका उचित हिस्सा हो सकता है और राजस्व किस हिसाब से लेना चाहिए। इन सब चीजों का उल्लेख अर्थशास्त्र के पाठ 1 में किया गया है, प्रथम पाठ में किया गया है। दूसरे पाठ में नागरिक प्रशासन की बात है। ठीक है, यानी जनता के ऊपर प्रशासन कैसा हो, कौन कौन से अधिकारी होंगे, कौन कौन नियंत्रण करेंगे, पब्लिक को राजस्व देने के लिए, सही व्यवहार करने के लिए, सारी चीजों की बात यहां की गई है। थर्ड, ये दीवानी कानून से है, यानी पूरा संविधान है ये। ठीक है, दीवानी कानून से संबंधित है। और इसी में दास कल्पह नामक खंड है। इसी में दास कल्पह नामक खंड है। इसमें अधिकरण 3 या अध्याय 3 में है। और इसी दास कल्पह में जो खंड है, इसी में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। ठीक है, इसी में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है जो अलग अलग हैं। ठीक है, चतुर्थ अध्याय फौजदारी कानून, फौजदारी कानून से संबंधित है चतुर्थ अध्याय। हम 5वें अध्याय की बात करें तो 5वां अध्याय जो है
सम्राट के सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण मिलता है। सम्राट के सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण यानी मंत्रीगण जो भी है शासन में सम्राट के अधीन, जो सम्राट के नजदीक हो सकते हैं, उनका विवरण मिलता है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़िए। छठा पाठ, इस छठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है छठे अध्याय में। अर्थशास्त्र के छठे अध्याय में कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। इस सप्तांग सिद्धांत में ये कहते हैं किसी भी राजा के जो हैं उसमें 7 चीजें होती हैं। जैसे इस सप्तांग में पहला, राजा होना चाहिए एक राज्य में, ठीक है, या स्वामी होना चाहिए। दूसरा, अमात्य, अमात्य। तीसरा, जनपद। चौथा, दुर्ग। भाई राजा तो चाहिए ही, राजा के साथ साथ मंत्री भी चाहिए, जनपद यानी भूभाग पर चाहिए, दुर्ग यानी सुरक्षा के लिए किला भी चाहिए, कोष यानी पूंजी भी चाहिए, सेना ये भी चाहिए, और फिर राष्ट्र में मित्र। मित्र तो जरूरी हैं, वो सबके हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने इन्हीं सप्तांग सिद्धांत की बात की है और कहा कि एक अच्छे कुशल राजा के लिए ये 7 चीजें आवश्यक होती हैं और ये राजा के अंग हैं। ठीक है, जिसमें मित्र सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया था। कहते हैं राजा की स्थिति कूट स्थानीय थी और शेष 6 अंग उसी पर निर्भर होते थे। ये चीजें हैं। 7वां चैप्टर देखिए क्या है इनका। कहते हैं षड्गुण नीति का उल्लेख किया है। षड्गुण नीति का उल्लेख है, यानी यहीं से ये राजनीति की बात आ जाती है। ठीक है, यहीं पर 12 राजाओं के मंडल सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया यहां पर। ठीक है, ये चीजें हैं। 8वें में राज्य के घातक दुर्गुणों का उल्लेख किया गया है। का उल्लेख है, राज्य के घातक दुर्गुणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 और 15 अधिकरण युद्ध संधि तंत्र मंत्र का महत्व। अन्य जो भी हैं 9 से 15 तक युद्ध संधि तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित हैं। ठीक है, यानी प्रारंभ क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न भी पूछा जाता है वो छठे अध्याय में उल्लेखित सप्तांग सिद्धांत की बात आती है और यहाँ सप्तांग सिद्धांत का ही उल्लेख किया गया है। फौजदारी और दीवानी यानी कंटक शोधन और धर्मस्थीय न्यायालयों की बात आती है तीसरे और चौथे में। ठीक है, तो ये उनका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशासन पे कि प्रशासन में कौन कौन थे, अर्थशास्त्र में क्या क्या उल्लेख किए गए। चलिए मौर्य प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की। प्राचीन काल हो या मध्यकाल, जब हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो था राजा, सम्राट, सुल्तान, जो भी आप इसे कह सकें, ये प्रमुख होता था। दूसरी चीज यहां मौर्य की बात कर रहे हैं तो यहां राजा में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं माने गए, स्वीकार ही नहीं किए गए कि राजा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए राजत्व के साथ देवत्व नहीं जुड़ पाया। ये नहीं कहा गया कि राजा में
दैवीय अधिकार होते हैं, उसके ऊपर ईश्वर की प्रतिच्छाया है, जैसे बलबन कहता है मध्यकाल में, तो वो चीजें यहाँ नहीं आई। राजा को एक मानव माना गया, उसके हाथ में अधिकार दिए गए, और अगर अधिकार दिए जाते हैं तो उसके ऊपर नियंत्रण भी रखा जाएगा। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात कानून बनाने वाला की संज्ञा दी है। ठीक है, अब राजा के अधिकार असीमित थे। अंतिम न्यायालय भी यही था, प्रथम सेनापति भी यही है, अंतिम सेनापति या प्रथम सेनापति आप जो कह लें वो भी यही है। दूसरी जो भी अधिकार होंगे उसमें अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। ठीक है, युद्ध करना, साम्राज्य विस्तार करना, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना, ये सारे काम राजा के होते थे। ठीक है, देखिए क्या है, जब हम सोर्स की बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, तो पहला हम लोगों ने बात किया था कौटिल्य का, तो कौटिल्य में तो मिल जाता है। दूसरी बात आती है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की इंडिका में भी मौर्य प्रशासन से हमें जानकारी मिलती है। तीसरा जाता है, वो आता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख आते हैं थर्ड पे। फोर्थ पे आता है रुद्रदामन का जूनागढ़। इसी में मिलता है कि प्रांत होते थे, प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति होती थी, उन राज्यपालों के द्वारा सामाजिक सरोकारों का विशेष ध्यान रखा जाता था, और नहर इत्यादि, तालाब इत्यादि बनवाए जाते थे या पुनर्निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, अब केंद्र में एक व्यवस्था तो होगी। केंद्र में व्यवस्था क्या है? केंद्र में सबसे ऊपर कौन है? सम्राट। केंद्र में सबसे ऊपर सम्राट, सम्राट के बाद मंत्री हैं, मंत्रीगण यानी मंत्रीगण हो जाएंगे। फिर इसके बाद आती थी मंत्री परिषद। जैसे बिंदुसार की विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि 500 लोगों की सभा थी, 500 मंत्री थे। ठीक है, फिर आते हैं अध्यक्ष, अधिकारियों की बात आती है। तो ये तो केंद्र में थे, ये केंद्र का शासन चलाने के लिए इतने लोग थे। अब केंद्र से नीचे आता था प्रांत, यानी विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू हो रहा है। ठीक है, जब प्रांत की बात आती है तो प्रांत में भी दो लोग, मंत्री परिषद पहला हो गया, दूसरा राज्यपाल या कुमार। अधिकतर देखा यह गया है कि प्रांतों का प्रशासन या तो बहुत विश्वस्त व्यक्ति हो उसको सौंपा जाता था, या राजकुमारों को सौंपा जाता था प्रांत में। क्यों? क्योंकि प्रांत ही विद्रोह के केंद्र हुआ करते थे, और जब प्रांत ही विद्रोह के केंद्र हैं, वहीं से विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। तो वहां पर नियंत्रण के लिए जरूरी क्या है? किसी अपने बहुत ही नजदीक के व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाए, ताकि विद्रोह की संभावना ना बनी रहे। ठीक है, देखिए अब प्रांत से नीचे आता था मंडल, जिन्हें हम आज कमिश्नरियां भी कहते हैं। ठीक है, प्रांत से नीचे मंडल या कमिश्नरियां। इस मंडल से नीचे होता था आहार, जिसे हम जिला कहते हैं। ठीक है, आहार से नीचे होता था स्थानीय, तहसील से तात्पर्य। ठीक है, स्थानीय से नीचे होता था द्रोणमुख। द्रोणमुख यानी ये ब्लॉक टाइप में रहा होगा। द्रोणमुख से नीचे है खारवटिक, ये न्याय पंचायत रही होगी। खारवटिक से नीचे है संग्रहण यानी ग्राम पंचायत या राजस्व की बात होगी। संग्रहण से नीचे ग्राम मोहल्ला। एक ये व्यवस्था थी। ठीक है, केंद्र से नीचे प्रांत, प्रांत से नीचे मंडल, मंडल से नीचे आहार, आहार से नीचे स्थानीय, स्थानीय से नीचे द्रोणमुख, द्रोणमुख से नीचे खारवटिक, खारवटिक नीचे संग्रहण, संग्रहण के बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम की।
ये पूरी व्यवस्था मौर्य प्रशासन में देखी जाती है। अब देखिए इसमें जो अधिकारी हैं उनकी क्या बात होती है। अमात्य या सचिव, अमात्य या सचिव, सचिव से बात आ गया, यानी यह कहीं न कहीं पूंजी से संबंधित होगा। ठीक है, कहते हैं यही व्यक्ति उपधा परीक्षण कराता था और वही व्यक्ति मंत्री बनता था जो इस परीक्षा को पास कर लेते थे। यानी आज आईएएस बनने के लिए क्या जरूरी है, एग्जाम क्वालिफाई करो। उस समय भी आपको महत्वपूर्ण पदों पर जरूरी था एग्जाम पास करना। यहां जातिगत बातें नहीं थी, यहां आप एग्जाम पास कर रहे हो, किस जाति विशेष से इससे मतलब नहीं है। आपने परीक्षा पास की, आपको पद मिलेगा। ठीक है, मंत्री एवं मंत्री परिषद, मंत्री एवं मंत्री परिषद, जब हम बात मंत्री एवं मंत्री परिषद की करते हैं तो कहते हैं यह आधुनिक कैबिनेट की समान था। ठीक है, यह मंत्रिणा जो है, मंत्रिणा, ये जो मंत्रिणा है ये 4-5 सदस्य थी और इस मंत्रिणा, ठीक है, ये 4 या 5 सदस्य थी। यानी राजा के जस्ट बाद यही लोग होते रहे होंगे, यानी राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब इस मंत्रिणा में कौन कौन आता था, युवराज, सेनापति, देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। युवराज हो गया, सेनापति हो गया, प्रधानमंत्री यानी वजीर, प्रधानमंत्री के बाद पुरोहित, और सन्निधाता। देखिए युवराज यानी राजा के जस्ट बाद जो आ जाए, सेनापति सेना का प्रधान, प्रधानमंत्री दिमाग का प्रधान, पुरोहित ज्ञान देने वाला, पूजा पाठ वाला, सन्निधाता अर्थव्यवस्था, यानी सब एक साथ हैं। ठीक है, तो ये मंत्रणा हो जाते थे। मंत्री परिषद में स्थिति क्या है कि मंत्री परिषद में अन्य जितने भी मंत्री हैं वो सभी सम्मिलित होते थे। ठीक है, मंत्री परिषद में अन्य सम्मिलित होते थे, ये लोग भी मंत्री परिषद में सम्मिलित तो होते थे। ठीक है, यानी जितने भी अन्य राज्य के व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो सभी मंत्री परिषद के पार्ट हुआ करते थे। उन सबको मंत्री परिषद का अविभाज्य अंग माना जाता था। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था थी। आगे हम लोग आते हैं तीर्थ। तीर्थ ऐसे लोग जो सबसे ऊपर यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, उनकी बात हो रही है। तीर्थ से तात्पर्य कैबिनेट स्तर वाले। अर्थशास्त्र में कौटिल्य इनकी संख्या जो है वो 18 बताता है। ठीक है, टोटल संख्या तीर्थों की 18 बताते हैं, और इन तीर्थों में प्रधानमंत्री, पुरोहित इत्यादि भी होते थे। कहते हैं ये प्रधानमंत्री और पुरोहित के पदों पर एकमात्र नियुक्ति, जो दोनों पद एक ही व्यक्ति को थे, वो चंद्रगुप्त के समय कौटिल्य के पास था। यानी कौटिल्य चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों पद एक साथ अपने पास रखते थे। अब इन तीर्थों में जो अन्य मंत्री आते थे उनमें युवराज, सेनापति,
सन्निधाता, ठीक, ये तो जो 3-4 मंत्रणा वाला समूह है वो हो गए। समाहर्ता, सन्निधाता और समाहर्ता से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, इसका काम क्या था, जो भी राजस्व आया हो उस राजस्व को अपने पास रखना और फिर अपने अनुसार, यानी वित्त मंत्री था सन्निधाता। समाहर्ता क्या था, इसका काम था राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण, कर की वसूली और कर निर्धारण, ये दोनों काम किसके होते थे, समाहर्ता के। यानी दोनों के पद सेम हैं, लेकिन एक के पास क्या है, जो पूंजी आ रही है वो हम रखेंगे, दूसरे के पास क्या है, मैं पूंजी नहीं रखूंगा, वसूल करके तुमको दे देंगे, ठीक है। अभी चोरी हो जाए तो अलग चीजें थी। व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, प्रतिष्ठा, दंडपाल, ये सभी तीर्थ में आते थे, ठीक है। ये प्रमुख हैं। प्रतिष्ठा फौजदारी कोर्ट का होता था, दंडपाल सैन्य सामग्रियों को, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये सब अधिकारी आते हैं इसमें तीर्थ में। 18 तीर्थ अर्थशास्त्र में उल्लेखित किए गए हैं। दूसरी चीज अब जो बात आती है, अध्यक्षों की बात आती है। अध्यक्ष, अर्थशास्त्र में कुल 27 या 28 अध्यक्षों की का उल्लेख है। 27 या 28 अध्यक्षों का उल्लेख है। दूसरी जगह जो मिलती है वहां पर यह कहा गया है 26 अध्यक्ष हैं। अभी पिछले पीजीटी माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो हुआ उसमें पूछा गया है। अब आयोग किसको मानता है इसमें सही, ये आयोग के ऊपर है। चलिए अब देखिए, अध्यक्षों का जब उल्लेख किया गया तो यूनानियों ने इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा है, यानी ये अध्यक्ष जिलाधिकारी के समान थे या जज के समान थे, ठीक है। अब इन अध्यक्षों में जो प्रमुख हैं उनमें देखिए कौन, पहला सीता अध्यक्ष, पहला सीता अध्यक्ष। सीता से तात्पर्य भूमि होती थी, ठीक है, यानी राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष था ये राज्य मंत्री हो गए, कृषि विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। पणिया अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। कुछ प्रमुख अध्यक्ष, सबको नहीं करना है इसमें। विविता अध्यक्ष, चारागाह, ये आपको पुस्तकों में भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, कौन कौन है, इसलिए आप पुस्तक से ही इसको आप मेंटेन कीजिए। अकरा अध्यक्ष खान विभाग था। पौतवा अध्यक्ष मापतौल का प्रमुख था। लक्षणा अध्यक्ष छापे खाने का प्रमुख था। मानाध्यक्ष दूरी एवं समय के साधनों से संबंधित था। ये सारे अध्यक्ष आते हैं, ठीक है। अब देखिए, पत्तना अध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख होता था। जैसे पत्तन की बात करते हैं तो वो बंदरगाह ही होता है, पत्तन मतलब बंदरगाह, ठीक है। जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था, यह कथन कौटिल्य का है। जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का अधिकार था। यह कौन कह रहा है, कौटिल्य कह रहे हैं कि जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का अधिकार था, ठीक है। दूसरी तरफ जहाज बनाने के उद्योग पर, जहाज बनाने के उद्योग पर मौर्यों की इजारेदारी थी।
ये कौन कह रहा है? ये स्ट्रैबो कह रहा है। यानी दोनों के काम एक ही है, बात एक ही कह रहे हैं दोनों, लेकिन भाषा में परिवर्तन हो गया। बात एक ही, दोनों की एक ही बात है, एक ही तरीके से एक ही बात दोनों कह रहे हैं, सिर्फ भाषा में परिवर्तन दोनों का आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, बात हम लोग कर रहे हैं प्रांतीय प्रशासन की। बात हम लोग कर रहे थे प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। तो जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में इन प्रांतों को चक्र कहते थे। प्रांतों का एक नया नाम चक्र मिलता है या चक्र कहा जाता था। और सामान्यतः ये देखा गया है कि इन प्रांतों में जो नियुक्ति होती थी वो ज्यादातर कुमारों की होती थी, अर्थात जो राजा के पुत्र होते थे उन्हीं की नियुक्ति हो रही है प्रांतों में, अन्य कोई नहीं आ रहा है। यानी प्रांतों में अगर राजा के पुत्रों की नियुक्ति होगी तो स्वाभाविक है ये प्रांत दूरस्थ रहे होंगे, दूरस्थ प्रांत रहे होंगे। और अगर प्रांत दूरस्थ हैं तो इन प्रांतों पर नियंत्रण भी बनता है, क्योंकि जितनी दूरी बढ़ेगी केंद्र से इन प्रांतों में स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और अगर उनकी उस प्रवृत्ति को शांत रखना है तो जरूरी है कि वहां पर कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही नियुक्त किया जाए। और युवराज से ज्यादा विश्वास पात्र कौन हो सकता था? इसलिए सम्मान जो स्थिति थी वो प्रांत जो दूरस्थ होते थे या सीमा पर है वहां पर कुमारों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरी चीजें, जब हम बात करते हैं अशोक के समय की, तो अशोक के समय हम कुछ ऐसे प्रांत देखते हैं जिनकी दूरी ज्यादा थी, जैसे तक्षशिला, तोसली और उज्जैन। उज्जैन, तोसली और समापा वो कलिंग वाला, तक्षशिला ऑलरेडी बहुत दूर अफगानिस्तान, तोसली उड़ीसा कलिंग वाला, उज्जैन यम्पी का। ठीक है, ये तीन प्रांतों की बात आती है। और ये कहा जाता है इन तीनों प्रांत में अशोक ने कुमार की नियुक्ति की थी, यानी युवराजों की नियुक्ति कर रखी थी। तक्षशिला बहुत दूर है और अफगानिस्तान के लोगों की मानसिकता हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोग स्वतंत्र प्रिय होते हैं, उनमें स्वतंत्रता की भावना ज्यादा होती है, उनको नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। तो यहाँ तो विद्रोह स्वाभाविक है, क्योंकि बिंदुसार के समय भी देखते हैं हम लोग कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ, सुसीम उसको दबा नहीं पाया तो फिर अशोक को भेजा गया वहां पर नियंत्रण के लिए और अशोक ने सफलता की। तो इसलिए उज्जैन में भी वही स्थिति थी। जैसे कलिंग कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, अशोक के समय ही कलिंग को जीता जा सका। तो वही स्थिति, उज्जैन तो धार्मिक नगरी थी, उज्जैन में भी वो चीजें थी, कुछ ऐसी जनजातियां थी जो हमेशा कहीं ना कहीं स्थित करती। ठीक है, देखिए अब जब हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो इन अभिलेखों में अशोक के 5 प्रांतों का उल्लेख है। और सामान्यतः प्रश्न इन्हीं प्रांतों से और इनकी राजधानियों से ही आता है और मिलान में दिया जाता है कि इनको मिलाइए क्या क्या है। जैसे पहला प्रांत है उत्तरापथ, पहला प्रांत उत्तरापथ, इसको उद्दीच भी कहते हैं, उद्दीच। दूसरा प्रांत है अवंती राष्ट्र, दूसरा प्रांत अवंती राष्ट्र। तीसरा प्रांत कलिंग, चौथा प्रांत प्राची यानी प्राची या प्रासी यानी पूर्व का जो प्रांत होगा
लास्ट है 5वां दक्षिणापथ, दक्षिण का प्रांत। ठीक है, अब इन सबकी राजधानियां देखिए क्या क्या थी। ठीक है, इनकी राजधानी देखिए। उत्तरापथ की तक्षशिला, अफगानिस्तान वाली बात आ गई यहां पर, उत्तरापथ तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की उज्जैन या महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती। कलिंग की तोसली, तोसली, इसे धौली भी कहा गया है कुछ जगहों पर, तोसली या धौली। ठीक है, प्राची या प्राची की पाटलिपुत्र, प्राची मतलब पूर्व का क्षेत्र, पूर्व में लुखुदी बैठे थे। दक्षिण की सुवर्णगिरी या कनकगिरी, या कनकगिरी। ये 5 प्रांत और ये पांचों प्रांत की राजधानियां। ठीक है, जब हम कलिंग की बात करते हैं तो कहते हैं कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र थे। इसके 2 प्रशासनिक केंद्र, पहला दूसरा। कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र, पहले की राजधानी है तोसली और दूसरे की राजधानी है समापा। ठीक है, कलिंग का एक क्षेत्र है उत्तर कलिंग और दूसरा है दक्षिण कलिंग। उत्तर कलिंग, दक्षिण कलिंग। उत्तर कलिंग की राजधानी तोसली, उत्तर की राजधानी तोसली और दक्षिण कलिंग की राजधानी समापा। तो ये प्रांतीय प्रशासन, प्रांत इस तरीके से बटे हुए थे। सामान्यतः प्रांतों में कुमारों की नियुक्ति होती थी और कुमारों की जब नियुक्ति होगी तो अधिकतर सारे अधिकार, सैनिक, न्यायिक, आर्थिक जो भी होंगे वो सब कुमारों के ही हाथ में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंडल कमिश्नरियां, मंडल या कमिश्नरियां इनको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, देश का विभाजन जो है, देश या प्रशासन का विभाजन मंडल में हुआ था। देश का विभाजन मंडल में हुआ और जो मंडल का प्रमुख होता था, मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहते थे। ध्यान रखिए, मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहते थे। अर्थशास्त्र में इसी प्रादेशिक को प्रतिष्ठा कहा गया है। अर्थशास्त्र में इसी प्रादेशिक को प्रतिष्ठा कहा गया है। प्रतिष्ठा जो है ये समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। ये प्रतिष्ठा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी। प्रतिष्ठा जो है वो समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। समापा मंडल में तोसली, समापा मंडल में तोसली, कौशाम्बी मंडल की पाटलिपुत्र, इसिला मंडल की सुवर्णगिरी तथा गिरनार मंडल की सौराष्ट्र राजधानियां थी। यानी प्रत्येक प्रांत भी बटे हुए थे और उनकी राजधानियां कहीं ना कहीं किसी न किसी मंडल में ही आती थी। और यहां पर जिनकी नियुक्ति हो रही है प्रादेशिक या प्रतिष्ठा, ये राज्य के महत्वपूर्ण कर्मचारी हुआ करते थे। कोशिश ये रखी जाती थी कि ऐसे कर्मचारियों को इन जगहों पर नियुक्त किया जाए जो योग्य हो और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, जिला प्रशासन, इसी को विषय या इसी को आहार ये भी कहते थे। ठीक है, विषय या आहार भी कहते थे। अब कहते हैं इसका जो प्रमुख था
वो होता था आहारपति। आहारपति, ठीक है। इस आहारपति को ही मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है, यानी जिले की इकाई के प्रधान को मेगास्थनीज एग्रोनोमोई कहते हैं यूनानी में, और वैसे आहार कहा जाता था क्योंकि जिले को आहार कहते थे, इसलिए आहार के प्रधान को आहारपति कहा गया, ठीक है। ये जो आहारपति है यही सड़क निर्माण का भी प्रमुख होता था, यानी सोचिए पीडब्ल्यूडी विभाग इसी के अधीन कर दिया गया, यानी प्रत्येक आहारपति अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वो आहारपति है, उस संपूर्ण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी वही कराएगा, ठीक है। अब देखिए, जिला एवं ग्राम के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था जहां दो अधिकारी, गोप एवं, अब ग्राम आ गया यहाँ, जिला और ग्राम के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर, उस मध्यवर्ती स्तर में दो अधिकारी होते थे, कौन? गोप और स्थानिक, ठीक है। इनका काम क्या था? गांव और उसके बीच में मध्यस्थता का काम। गोप जो है ये आधुनिक लेखपाल की तरह था, यानी बही खातों का हिसाब किताब रखना, टोटल लेखा जोखा, किस पे कितना टैक्स आ रहा है, किसके पास कितनी भूमि है, सिंचित है असिंचित है, खेती योग्य है या बगीचा है, क्या है, ऊसर है, बांगर है, क्या है, ये सारी चीजें गोप रखता था, ठीक है। स्थानिक का काम क्या था? इसका कार्य था कर वसूलना। स्थानिक का काम है कर की वसूली करना, और ये दोनों प्रादेशिक के अधीन थे, यानी इनके ऊपर नियंत्रण आहारपति का नहीं था, बल्कि सीधे सीधे प्रादेशिक के आ जा रहे हैं, यानी मंडल स्तरीय जो अधिकारी कमिश्नर साहब के अधीन है ये, ठीक है। ये स्थिति आती थी। अब जिले के नीचे जो है स्थानिक, ठीक है। स्थानिक क्या था? आते हैं हम लोग, स्थानिक जो है, स्थानिक या स्थानीय, ठीक है। स्थानीय ये 800 ग्रामों का समूह था, 800 ग्रामों का समूह। सामान्यतः आज के समय में यह तहसील होता, ठीक है। स्थानिक के नीचे द्रोणमुख, इसके नीचे द्रोणमुख, दो द्रोणमुख होते थे, एक नहीं, यानी स्थानिक का विभाजन दो द्रोणमुखों में होता था, और इस द्रोणमुख में भाई 800 ग्राम है, 400 ग्राम आ गए, यानी द्रोणमुख जो है वो 400 गांव का समूह है, स्थानीय जो है वो 800 गांव का समूह है। द्रोणमुख के नीचे खारवाटिक, अब देखिए एक द्रोणमुख के नीचे दो खारवाटिक, यानी 200 ग्रामों का समूह, यानी एक स्थानीय के नीचे कितने खारवाटिक? 4 खारवाटिक, ठीक है। अब देखिए खारवाटिक के नीचे संग्रहण, अब एक दो की संख्या होगी, यानी संग्रहण क्या होगा? एक खारवाटिक के नीचे 2 संग्रहण, सॉरी नहीं 220 संग्रहण, यह 10 ग्रामों का समूह था। यानी एक खारवाटिक के नीचे 20 संग्रहण, और संग्रहण के सबसे नीचे होता था ग्राम, ठीक है, और अंतिम इकाई ग्राम ही थी। तो एक ये श्रृंखला थी, यानी केंद्रीकरण तो था ही था, सत्ता वही थी सब कुछ,
लेकिन प्रशासन की व्यवस्था जो है वो विकेंद्रीकरण, यानी धीरे धीरे चीजें छोटी होती चली गई हैं। श्रृंखलाएं लंबी थी, डायरेक्ट प्रशासन नहीं था, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण था और ये पूरी व्यवस्था के माध्यम से पूरा प्रशासन चलता था। ठीक है, अब देखिए संग्रहण का प्रधान अधिकारी जो है वही गोप होता था, यहीं पर गोप थे, पूरा लेखा जोखा यहीं पर गोप थे और यही गोप जनगणना देखने का भी कार्य करता था। ग्रामणी जो है ये ग्राम प्रशासन देखता था। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब नगर प्रशासन, नगर प्रशासन से एक बार आया है प्रश्न। ठीक है, कहते हैं नगर प्रशासन का वर्णन जो है, इस प्रशासन का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है और ये कहा इसने कि नगर प्रशासन जो है वो समितियों के माध्यम से चलता था और नगर का जो प्रमुख है उसे नागरिक कहा जाता था। भाई नगर से नागरिक, ठीक है, नागरिक हो गए ना। मेगस्थनीज ने इस नागरिक को एस्टिनोमोई कहा उन्होंने और कहते हैं कि नगर का प्रशासन जो है एक परिषद देखती थी, यानी प्रशासन यहाँ का एक परिषद के द्वारा होता था। अब जैसे ही परिषद की बात आ गई, ये मानिए कि इसमें कई समितियां होंगी और बहुत से सदस्य होंगे। अब इस परिषद में इन्होंने ये बताया कि 6 समितियां होती थी, कुल 6 समितियां हैं। अब अगर समिति है तो एक समिति में कुछ सदस्य भी रहते रहे होंगे। ठीक, और इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, यानी संपूर्ण प्रशासन 30 लोगों की 6 समितियां देखती थी, यानी प्रत्येक कार्य उनके अलग अलग थे और उन समितियों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का सिर्फ और सिर्फ निर्वहन किया जाता था। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख समितियों की हम लोग बात करते हैं। जैसे प्रथम समिति, इसका भी तो कुछ काम रहा होगा, औद्योगिक मामलों से संबंधित थी। प्रथम समिति का काम उद्योग से संबंधित। द्वितीय समिति वैदेशिक, यानी विदेश मामले देखती थी और विदेशी नागरिकों के रहन सहन, खान पान, उनके क्रियाकलापों को देखती थी। तृतीय समिति, थर्ड समिति, इसके विषय में कहा जाता है ये जनगणना से संबंधित थी। थर्ड समिति जनगणना से संबंधित थी। चतुर्थ समिति, इसका भी कुछ काम था, व्यापार और वाणिज्य। नगर में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति देखती थी। पांचवी समिति, इसका काम था काला बाजारी, कालिया बाजारी रोकना, यानी चोरी, ये सब चीजें रोकना। छठी समिति क्रय विक्रय, ठीक है, इसका काम था क्रय विक्रय कर वसूलना, यानी टैक्स। ठीक है, तो ये 6 समितियां थी जिनका इस हिसाब से कार्य था। प्रत्येक समिति अपने अपने कार्यों का ही निर्वहन करती थी, अन्य कोई काम इनका नहीं था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी किसी व्यवस्था पर जो मौर्य काल में प्रारंभ की गई और भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हुई बाद के समय में। न्याय प्रशासन की हम लोग बात करें। जब न्याय प्रशासन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए न्याय प्रशासन में हम लोग 2 प्रकार के न्यायालय देखते हैं, एक धर्मस्थी है और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय की बात करते हैं। ठीक है, धर्मस्थी जो है न्यायालय वो दीवानी होता था, कंटक शोधन जो होता था वो फौजदारी होता था। धर्मस्थी न्यायालय
का जो प्रमुख होता था वो व्यवहारिक होता था और कंटक शोधन का प्रतिष्ठा होता था। ठीक है, तो ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय कौन से थे? धर्मस्थीय और प्रदेश वो कंटक शोधन। ठीक है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दो। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी है, कंटक शोधन फौजदारी है। धर्मस्थीय न्यायालय का जो प्रधान है वो है व्यवहारिक, यहां का जो प्रधान है वो है प्रतिष्ठा। ये एक व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था से भी ऊपर शासक होता था। ठीक है, कहते हैं दंड विधान जो है वो कठोर था, काफी कठोर था, लेकिन कौटिल्य पशु की हत्या तक मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं। ये चीजें हैं, यानी भय व्याप्त करना जरूरी था। सैन्य व्यवस्था की जब बात करते हैं हम लोग, तो सैन्य व्यवस्था में भी समितियां थी और इन्हीं समितियों के माध्यम से सैन्य व्यवस्था की पूरी कार्यवाही की जाती थी या कार्य किए जाते थे, ताकि सेना चुस्त दुरुस्त रहे। सैन्य व्यवस्था में भी हम लोग 6 समितियों की बात करते हैं कि 6 समितियां होती थी और प्रत्येक के कार्य अलग अलग होते थे। ठीक है, जैसे पहली समिति जल सेना से संबंधित थी, दूसरी समिति रसद सामग्री से संबंधित थी, तृतीय समिति पैदल सेना से संबंधित थी, चतुर्थ समिति अश्वारोही से संबंधित थी, पंचम समिति गज सेना से संबंधित थी, छठी समिति रथ सेना से संबंधित होती थी। यानी प्रत्येक समिति का काम किसी न किसी अलग सेना से संबंधित है और इसी वजह से, जैसे अलग अलग सेना से जब संबंधित है, तो इसी वजह से स्थिति क्या होगी कि सब अपने अपने कार्य में सिर्फ तल्लीन रहें, दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जब दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो कार्य करने में मजा भी आता है। भाई मेरा भी जो काम है उसमें मुझे ही करने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप कोई ना करे, क्योंकि जब दिमाग किसी काम में ज्यादा लगते हैं तभी समस्या होती है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके राजस्व व्यवस्था से पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख करों के नाम दे दिए तो पूछ लेते हैं किससे संबंधित है, क्या था ये। तो हम लोग इसमें कर व्यवस्था करेंगे। कर व्यवस्था, मौर्यकालीन कर प्रणाली। कहते हैं ये जो भू राजस्व है यही मौर्य काल का सबसे बड़ा आय का साधन होता था। ठीक, इसमें भी भूमियां 2 प्रकार की होती थी, एक तो राजकीय भूमि थी और दूसरी निजी भूमि होती थी। भू राजस्व जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व उत्पादन का 6ठा हिस्सा होता था, यानी 1/6 भू राजस्व लिए जाते थे। बाद में जब अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों का दौरा किया तो उसमें उसने उसी भू राजस्व जो 1/6 था उसको बढ़ा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, देखिए अब जैसे कर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। कुछ जगह 1/7 सामान्यतः जो टैक्स है वो 1/6 था और कुछ जगहों पर इन्होंने टैक्स 1/8 किया। जैसे प्रणय कर, प्रणय कर कौटिल्य कहता है प्रणय कर कोई भी शासक अपने शासन काल में केवल एक बार ही वसूल कर सकता है। अगर ये सोचे कई बार वसूल कर सकते हैं तो नहीं था, वो नियम था कि एक शासक प्रणय कर एक बार ही वसूल कर सकता अपने पूरे शासनकाल के दौरान। प्रणय कर था क्या? आपातकालीन कर है ये। ठीक है, हिरण्य ये नगद कर था। नगद कर है। ठीक है, ऋण नगद कर है। विष्टि इसे बेगार कहते थे, यानी बिना किसी वेतन के, बिना किसी पारितोषिक के यह टैक्स या कार्य करना पड़ता था, उसी को हम विष्टि कहते थे। ठीक है, तरदेय ये नदी पार करने का टैक्स होता था। जैसे अभी भी हम लोग पुल पार करते, इसको क्या कहते थे? पुलाही आज जो कहते हैं। ठीक है, पुलाही दे दो भैया, क्या है वो चीजें,
ठीक है। अब वर्तनी, वर्तनी ये सड़क कर था, फास्टैग वाला, ठीक है, सड़क कर है, उस समय भी लिए जाते थे सड़क कर। पिंड कर, पिंड कर, ठीक है, एक नया कर है, कहते हैं संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगता था। सामूहिक रूप से लगता था ये पिंड कर, यानी पूरे गांव को सामूहिक रूप से जो कर देना पड़ता था उसे हम पिंड कर कहते थे, ठीक है। उदयक भाग, ये सिंचाई कर होता था, जिसे बाद में हक के शर्व के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने वसूल किया, ठीक है। देखिए, कौटिल्य ने सिंचाई के अनेक साधनों का भी वर्णन किया है और उसे वह सेतुबंध या सेतु कहते सेतुबंध या सेतु कहा है उसने, ठीक है। कहते हैं प्राकृतिक स्रोतों से सिंचाई करना सहोदय सेतु तथा कृत्रिम उपायों से सिंचाई करना आहार्योदय सेतु कहलाता था, ठीक है। अब भूमियां भी अदेव मात्रक और देव मात्रक होती थी। अदेव मात्रक भूमि ऐसी थी जो कृत्रिम साधनों से सिंचाई हो, जहां कृत्रिम साधनों से, और देव मात्रक ऐसी होती है जिसपे देव की वर्षा हो, ठीक है। ये चीजें कर व्यवस्था में हैं। आगे बढ़ा जाए हम लोग क्या है कैसे है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था, थोड़ी सी बात हम लोग कर ले यहीं पर, क्योंकि यहाँ से आते हैं। सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हम लोग मेगास्थनीज से पाते हैं, और मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में 7 जातियों का वर्णन किया है इसने, ठीक है। सामान्यतः यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज ने कितनी जातियों का वर्णन किया है और उनमें से कौन सी जातियां थी कौन नहीं थी। अब वो कई जातियों का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे निम्न में से मेगास्थनीज द्वारा वर्णित कौन सी जाति नहीं या कौन सी है, मौर्य काल में कौन कौन सी जातियां थी। तो पहली जाति जो है, पहली शिकारी, अहिर, चरवाहा, यानी यादवों की जो जाति है भाई, इन्हीं को कहते हैं, इनको कहते हैं, ये तीसरी जाति वर्ग में आते थे। दूसरा शिल्पी या कारीगर, इसको कहा उसने। योद्धा, सैनिक, योद्धा या सैनिक। चौथा निरीक्षक या गुप्तचर, चौथा निरीक्षक या गुप्तचर। पांचवा कृषक, कृषक की भी उसने एक अलग, यानी व्यवसाय के अनुसार जातियों का विभाजन किया इसने। छठा पार्षद, छठा है पार्षद, इन्हीं को उसने मंत्री कहा है, पार्षदों को। और सातवां है दार्शनिक, पंडित जी लोग, ये मंत्री होते थे, ठीक है। तो इन 7 जातियों का उसने उल्लेख किया है। और सामान्यतः जब हम ये देखते हैं तो सामान्यतः ये जातियां जो हैं ये व्यवसाय के अनुसार हैं। जैसे शिकारी, यानी ऐसे लोग जो पशुपालन पर निर्भर होते थे, गाय पालन इत्यादि करते थे, दूध दही ये सब घी बेच करके अपना जीवन चलाते थे। ये कारीगर हैं यानी उत्पादक हैं। योद्धा यानी सैनिक हैं, ऐसे लोग जो सेना का काम करते थे या सेना में रहते थे। निरीक्षक गुप्तचरी का काम करने वाले। कृषक खेती करने वाले। पार्षद यानी मंत्री लोग जो प्रशासन में हो और कुलीन होंगे ये, ठीक। दार्शनिक ऐसे लोग जो शिक्षा का कार्य करते थे। तो इनका उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, ठीक है। अब दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब चीजें, बहुत सी चीजें नहीं थी, कुरीतियां, जिनकी बात हम लोग वर्तमान में करते हैं। एक और टॉपिक इसमें बच रहा है, वो है बंदरगाह। मौर्य काल में हम लोग 4 ही बंदरगाह की बात करते हैं। अभी तो इधर हाल में नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, और इसमें यह पूछा गया था कि कौन पश्चिमी तट पर है, कौन पूर्वी तट पर है, ठीक है। तो पहले हम लोग बारबैरिगम, बारबैरिगम एक बंदरगाह। दूसरा भृगुकच्छ, इसी को हम लोग भड़ौच कहते हैं वर्तमान में, भृगुकच्छ या भड़ौच। तीसरा है सुपारा,
ठीक। चौथा आता है ताम्रलिप्ति। ये 4 बंदरगाहों का उल्लेख सामान्यतः मिलता है। ठीक है। अब ये जो हैं, ये 3, ये पश्चिमी तट पर हैं और ताम्रलिप्ति ही पूर्वी तट पर है। ठीक है। ये पश्चिमी तट पर और ताम्रलिप्ति ही केवल पूर्वी तट पर है। यानी ये 4 बंदरगाह यहां से पूछ लेता है कौन सा बंदरगाह पूर्वी पर है, कौन सा पश्चिमी पर है। याद रखिए कि ताम्रलिप्ति को छोड़ करके अन्य सारे बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, ताम्रलिप्ति ही केवल पूर्वी तट पर है। ठीक है। तो मौर्य कला लगभग हम लोगों का समाप्त होता है। हाँ, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक, अभी टाइम तो है हम लोगों के पास, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अब उत्तर मौर्य काल में 1-2 वंश की बात कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीजें खत्म रहे। तो हम लोग यहां जोड़ सकते हैं मौर्य प्रशासन और उत्तर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, हम लोग बात अब मौर्योत्तर काल की कर रहे हैं। जब हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखते हैं कुछ वंश बाहरी भी आए, कुछ स्थानीय वंशों का भी उदय हुआ और इन्हीं वंशों के द्वारा कुछ वर्ष शासन किया गया और फिर बाद में गुप्त वंश ने सत्ता संपूर्ण भारत को एक केंद्रित प्रशासन दिया ग्रहण करके। ठीक है। अब देखिए मौर्योत्तर काल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, एक विदेशी आते हैं और एक स्थानीय आते हैं। ठीक। विदेशियों के आने का क्रम पूछ लेता है, कौन कैसे कैसे आया। अब आज जब हम स्थानीय की बात करते हैं तो शुंग, कण्व और सातवाहन, ये 3 प्रमुख हैं। जब हम लोग विदेशियों की बात करते हैं तो इसमें आते हैं यवन, हिंदी यवन, शक, पार्थियन और कुषाण, ये 4 वंश आते हैं। ठीक है। अब इन्हीं की हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें शुंग वंश की, सबसे पहले। ठीक। शुंग वंश की जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके स्थापित किया था। इसमें ये भी कहते हैं कि विद्रोह हुआ या पब्लिक ने ही पुष्यमित्र शुंग को आमंत्रित किया था और फिर विद्रोह हुआ और अंत में एक दिन राजधानी के आसपास कहीं घूमते घूमते हुए बृहद्रथ मिल गए थे और पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी और पब्लिक ने पुष्यमित्र शुंग को राजा बनाया था। जो भी रहा हो, लेकिन ये चीजें कुछ न कुछ तो थी ऐसी जिसकी वजह से पुष्यमित्र शुंग शासक बने। ये चीज रही और इसकी वजह से बने। ठीक है। तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनका जो सोर्स है वो अयोध्या में धनदेव का अभिलेख है, जो एक मूर्ति के पीछे मिला है और इसमें यह कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ठीक है। और इन दोनों अश्वमेध यज्ञों को करवाया किसने? पतंजलि ने। ये कहा जाता है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के काफी अच्छे मित्र थे। ठीक है। दूसरी चीज, दिव्यावदान और आर्य मंजुश्री मूलकल्प। दिव्यावदान और आर्य मंजू श्री मूलकल्प, ये 2 पुस्तक मिलती हैं जो बौद्ध ग्रंथ की हैं। इसमें यह कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। मान लेते हैं कि इन्होंने कहा है, भाई पुस्तकों में कहा गया तो उत्पीड़न किया हो, लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत
स्तूप का निर्माण करवाया है और सांची के स्तूप की रेलिंग बनवाई है चारों तरफ। तो ये कैसे स्वीकार किया जाए कि यह बौद्धों का उत्पीड़क था, जब वो बौद्धों के लिए ही कार्य कर रहा है, स्तूप का निर्माण बनवा रहा है, रेलिंग की स्थापना कर रहा है, तो ये कैसे आप स्वीकार कर सकते हो कि वो उत्पीड़क था, उसने बौद्धों का उत्पीड़न किया होगा, अच्छा काम नहीं किया होगा, जो भी रहा हो, लेकिन ये चीजें हमारे सामने आती हैं इसके। ठीक है, ये चीजें थी। अब जब हम शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र ठीक है। अग्निमित्र की जो सूचना हमें मिलती है वो है कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम, और इस पुस्तक में इन्होंने मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा को दिखाया है। इसमें ये कहा जाता है कि दोनों बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के एकदम प्रेम में मस्त थे, और अचानक बाह्य आक्रमण हुआ जिसमें मालविका को उठा ले गया। अब ये मालविका की याद में जंगलों में भटकने लगे, और जब भटकते भटकते वहाँ पहुँचे तो इन्होंने अचानक आक्रमण करके मालविका को प्राप्त किया। एक अच्छी कहानी दिखाई गई है, ठीक है, जो ठीक लगी। तो इनके विषय में यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा उपलब्धियां इत्यादि इनकी नहीं आती हैं। अब हम लोग उत्तराधिकारी इनके, इसके उत्तराधिकारी ये शुंग वंश के। ठीक है, अब अग्निमित्र के पश्चात इसका जो सबसे बड़ा बेटा था सुजेष्ठ, यह गद्दी पर बैठा। और जब हम कहते हैं इनकी उपलब्धियों के विषय में तो बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन इसके सिक्के मिलते हैं जिस पर जेठ मित्र उत्कीर्ण है। सुज्येष्ठ का जेठ मित्र उत्कीर्ण है, ठीक है। और मालविकाग्नि मित्रम एवं गार्गी संहिता यवन आक्रमण की जानकारी देती है। वही तो यवन थे जो मालविका को उठा ले गए थे। उसमें जो कालिदास ने उल्लेख किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत रोचक है उल्लेख, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, अब देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। अंतिम शासक देवभूति हैं, ठीक है, जिसकी हत्या इसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी। यानी उस समय भी सत्ता या उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए बाजुओं में बल और बुद्धि होनी चाहिए थी। ज्यादातर सामान्यतः सत्ता हस्तांतरित हुई शक्ति के बल पर। कारण क्या था? शासक सभी योग्य नहीं होते, बहुत से शासक अयोग्य होते हैं, और जब किसी शासक में अयोग्यता आ जाए तो जनता जो है वो किसी योग्य व्यक्ति को का ही चुनाव करती थी और उसका समर्थन करने लगती थी। जब उस योग्य व्यक्ति को लगता था कि विद्रोह की कोई संभावना नहीं है, अगर हम सत्ता परिवर्तन कर दें तो, तब वह योग्य व्यक्ति सत्ता परिवर्तित करके किसी नए राजवंश की स्थापना करता था। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने किया, ठीक वैसे ही उसके वंश के मंत्री वसुदेव ने भी किया। और वसुदेव ने देवभूत की हत्या करने के पश्चात कण्व वंश की स्थापना की। लेकिन कण्व वंश के लिए समस्या यह थी कि इसमें कुल 4 शासक हुए। वसुदेव संस्थापक ही थे कण्व वंश के। वसुदेव के बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद नारायण, और नारायण के बाद सुशर्मन, ये 4 शासक हुए, ठीक। लेकिन
इनमें बहुत ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं थी। और अंत में सुशर्मन की हत्या सातवाहन शासक पुलमावी ने कर दी और कर्ण वंश वहीं समाप्त हो गया। ठीक, इन चारों ने मिला करके मात्र 30 वर्ष शासन किया। मात्र 30 वर्ष शासन कर रहे हैं, इससे ज्यादा शासन नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सातवाहन वंश की बात करते हैं। सातवाहन वंश से कुछ प्रश्न लगातार आते हैं। सातवाहन वंश श्री सातकर्णी, इन्होंने दक्षिण भारत के शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मूल उद्देश्य क्या रहा होगा? कुछ तो रहा होगा। उद्देश्य क्या था इनका कि किसी तरीके से वही बिंबिसार वाली प्रणाली कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार कर लिया जाए। और अगर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीमा पर या आसपास में हमेशा रिश्तेदार ही बसे रहेंगे, इससे सुरक्षा तो एक मिलती ही मिलती। ठीक है, आगे देखिए, इसके विषय में यह कहा जाता है इसने अश्वमेध व राजसूय अश्वमेध व राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेध या राजसूय यज्ञ इसने किया था। ठीक है, दूसरी चीज इसने अमरावती या इसी को कहते हैं धान्य कटक को दूसरी राजधानी बनाया। पहली कौन सी थी? प्रतिष्ठान। दूसरी कौन सी हो गई? अमरावती। इसी की वजह से है दक्षिण पंथी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सातवाहन वंश ही इकलौता भारत का मात्र सत्तात्मक वंश है और सातवाहन ही वंश ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ये चीजें याद रखिएगा और पूछा भी जाता है। ठीक है, सातकर्णी दित्ती कुछ बहुत ज्यादा इनका नहीं है। कहते हैं सातकर्णी दित्ती को खारवेल ने, कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। इसी के बाद लेकिन सातवाहन वंश का उत्थान होता है। एक शासक आता है हाल। इनके विषय में कहा जाता है कि बड़ी विद्वान शासक था। इनकी कुछ रचनाएं भी मिलती हैं हाल की, और आंध्र देश का विजेता कहा गया है। आंध्र देश का विजेता हाल को कहा गया। ठीक है, वर्ण संकर व्यवस्था पर रोक लगाया।
यानी अंतर जातीय वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा रहे हैं। ठीक है, क्षत्रियों की शक्ति को नष्ट किया कहा जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ युद्ध जीते थे इसलिए कहा गया कि क्षत्रियों की शक्ति को नष्ट किया, और वैश्यों के हितों को बढ़ावा दिया था। यानी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा वो चीजें थी, युद्ध की नीति पर कम किया था। दूसरी इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसपे ज्यादातर पूछा जाता है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना की थी इन्होंने, इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी के शासनकाल में अमरावती स्तूप का विस्तार किया गया। अमरावती स्तूप का विस्तार किया गया। ठीक, हाल के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी उत्तराधिकारी होते हैं। जब हम गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या हुआ। कहते हैं ये शातवाहन वंश का महानतम शासक था। शातवाहन वंश का महानतम शासक है। इसी ने सातवाहन वंश को पुनर्जीवित किया सैनिक विजयों के माध्यम से। ठीक, शकों को पराजित किया इसने, शकों को पराजित किया। ठीक, मालवा और कठियावाड़ के अविजित क्षेत्रों को जीता। शकों को पराजित किया, मालवा के क्षेत्र को जीता, कठियावाड़ को विजित किया। ठीक है, इन क्षेत्रों को इसने जीता। कहते हैं शक शासक, शक शासक नहपान, नाम इनका हम लोग अभी शक जब पढ़ेंगे तो आएगा। कहते हैं शक शासक नहपान के सिक्कों पर अपना नाम पुनरंकित करवाया, यानी नहपान को पराजित किया था, सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया। यानी शक शासक नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। अगर पराजित किया है चीजें सही होंगी। ठीक है, चलिए दक्षिणापति की उपाधि ली। पति की उपाधि धारण किया, यानी दक्षिण को विजिट किया है तो वही दक्षिणापति की उपाधि तो लेना बनता है और लेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। दक्षिणापति की उपाधि ली। अब अगर दक्षिणापति की उपाधि लेते हैं तो विजय भी रहा होगा, इसलिए कहते हैं इसने दावा किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दावा किया था कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। यानी संपूर्ण दक्षिण भारत इसके अधीन था। वर्ण व्यवस्था को संगठित किया। हाल ने क्या किया था, वर्ण संकर व्यवस्था पर रोक लगाई थी, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था को संगठित किया। स्वयं को इसने एक ब्रह्मा कहा है, स्वयं को एक ब्रह्मा कहा है। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो शासक हुआ वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक हैं। वशिष्ठी जो है वो उनकी माता हैं, इसीलिए चूंकि माँ का नाम पहले आ गया, शासक का नाम बाद में आया, इसीलिए हम लोग इस वंश को मात्र सत्तात्मक वंश कहते हैं। ठीक है, यह रुद्रदामन का समकालीन था। ठीक है, रुद्रदामन का समकालीन है। कन्हेरी अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है और उसमें यह कहा गया है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की शादी रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। इसकी शादी रुद्रदामन की पुत्री से हुआ।
यानी रुद्रदामन और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी दोनों ससुर और दामाद थे। ठीक है। बाद में कहते हैं इसे युद्ध में परास्त किया था किसने? रुद्रदामन में दामाद को युद्ध में परास्त किया। ठीक। और इस युद्ध का जो उल्लेख है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। ज्यादातर जूनागढ़ अभिलेख की बात हम उन 4 शासकों के उल्लेख से करते हैं। यही तो था 4 शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और फिर बाद में स्कंदगुप्त। ठीक है। और किस परिप्रेक्ष्य में? सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण और निर्माण के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें वहां आती थी। ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, इनके समय में ही सातवाहनों की जो शक्ति थी वो कमजोर होती है। ठीक है। और जब शक्ति कमजोर होती है तो इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी ने उसे पुनः पुनर्जीवित किया। यज्ञश्री सातकर्णी ने उसे पुनः पुनर्जीवित किया और इसी के यज्ञश्री सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के ही जहाज का चित्र अंकित है। यानी सातवाहन वंश के शासक वैदेशिक व्यापार समुद्री मार्ग से करते थे। जहाज के चित्र, पानी के जहाज के चित्र का अंकन जो दर्शाता है वो यही कि सातवाहन वंश के शासक व्यापार, वैदेशिक व्यापार, विदेशों के साथ संबंध जहाजों के माध्यम से करते थे। अंतिम प्रमुख शासक यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी बड़ा वाला समय, यज्ञश्री सातकर्णी कहते हैं कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा सातवाहन की शक्ति का जो क्षीण हुआ था, यज्ञश्री सातकर्णी ने उस शक्ति को पुनः पुनर्स्थापित कर दिया। इसने शकों से पुनः कोंकण और मालवा को जीता। मालवा व कोंकण जीता, यानी सैन्य व्यवस्था पुनः इसकी जीवित, सैन्य व्यवस्था पुनः इसकी मजबूत हो गई। ठीक है। व्यापार व समुद्री यात्रा का प्रेमी था। इसी के सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। ठीक है। इनके चित्रों पर, सिक्कों पर जहाज, मत्स्य यानी मछली और शंख की आकृति उत्कीर्ण है। जहाज, मत्स्य और शंख की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है। अंतिम प्रमुख शासक था। इसके बाद जो शासक आए सातवाहनों के, वो बहुत कमजोर थे और सातवाहन वंश धीरे धीरे कई टुकड़ों में दूसरे राजवंशों के द्वारा विजित कर लिया गया। ठीक है। अब एक लास्ट शासक जिसकी हम लोग बात करेंगे, उन पे कौन सा? कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश, कलिंग का चेदी वंश। ठीक है। हम लोग बात कलिंग की चेदी वंश की कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, जब हम चेदी वंश के बात करते हैं तो जब इसके संस्थापक की बात आती है तो ये देखते हैं महामेघ वाहन कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक है। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद ही चेदी वंश की स्थापना होती है और इस वंश का जो महानतम शासक हुआ वो थे खारवेल। ठीक है।
और खारवेल के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो खारवेल का एक अभिलेख है जिसे कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके माध्यम से हम लोगों को खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर पाया गया। ठीक, और जब ये पाया गया तो कहते हैं इस अभिलेख में कुल 17 पंक्तियां थी, लेकिन अधिकतर पंक्तियां समाप्त हो चुकी थी। मात्र 4 पंक्तियां ही पढ़ने योग्य थी, और इन्हीं 4 पंक्तियों से ही हम खारवेल के प्रारंभिक 13 वर्षों की जानकारी पाते हैं। खारवेल के शासनकाल के प्रारंभिक 13 वर्षों की जानकारी हम इन्हीं 4 पंक्तियों से प्राप्त करते हैं। अन्य 13 पंक्तियां, ठीक है, वो पढ़े जाने के योग्य थी ही नहीं। कहते हैं इन्हीं पंक्तियों में खारवेल ने नंदवंश के शासक महापद्मनंद का भी उल्लेख किया है। वो ऐसी यही कहता है कि महापद्मनंद ने नहर निर्माण करवाया था। ये पहली साहित्यिक वो अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें किसी शासक के द्वारा नहर निर्माण का उल्लेख हुआ है। पहला है ये, इससे पहले नहर निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं आता। तो पहला नहर निर्माण, यहीं पर वो कहता है कि वह यहाँ तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। दूसरी चीजें कि जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया। खारवेल ही महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। प्रथम भारतीय शासक है जिसने महाराज की उपाधि धारण की। एक महान शासक की बात हम लोग कर रहे हैं, खारवेल। दूसरा देखिए, इसके यहीं से पता चलता है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग होता था। यानी जब भी हम सीमा पर युद्ध करें कोई भी, तो जहाजों का प्रयोग होता था। भारतवर्ष नाम का उल्लेख सर्वप्रथम यही हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। इससे पहले कभी भारतवर्ष का उल्लेख नहीं हुआ। ठीक है, इसी में अभिलेख में जनगणना का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यहां कहा गया है कि प्राचीन उड़ीसा की जनसंख्या 35 लाख थी। यानी काउंटिंग हुई होगी तभी तो ये सारी चीजें आई। ठीक है, बहुत सी बात है और जो चीजें हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज हम लोग बस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।